डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज मैं इस सेशन को लेकर आया हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आफ्टर एलएलबी, तो आपके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला है। आज मैं जो बात करने वाला हूं, यह एक केस के ऊपर बात करने वाला हूं जिसमें क्या होता है, कोई भी सबूत नहीं फिर भी 10 साल की सजा हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस आधार पर अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि बगैर सबूत के किसी को 10 साल की सजा कैसे हो सकती है। अब आपके पास, पुलिस के पास किसी भी तरह का साक्ष्य नहीं है, इट मींस एविडेंस नहीं है, इसके बाद भी सजा हुई और 10 साल की सजा हुई। 3 कोर्ट तक, यानी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा। आखिर वजह क्या था, कारण क्या था, आखिर 10 साल की सजा क्यों हुई? जैसा कि आप जानते हो कि जब तक एविडेंस नहीं होगा, जब तक कोई प्रमाण नहीं होगा, जब तक कोई साक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और सीआरपीसी आपको किसी प्रोसीजर में निरुद्ध भी नहीं कर सकती, ऐसा लॉ कहता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत, यदि सबूत नहीं तो 10 साल की सजा कैसे होगी, आज जानेंगे इस पूरे वीडियो में। क्या इस लॉ को बदलने की आवश्यकता है? अगर जिस लॉ के आधार पर बगैर एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी साक्ष्य के 10 साल की सजा हुई, तो इस लॉ को तो बदल देना चाहिए। अब क्या सच है, क्या झूठ है, ये सारी बातें जानेंगे। मैं आपको वह केस भी बताऊंगा, वो केस नंबर भी बताऊंगा जिसके आधार पे और भी डिटेलिंग आप देख सकते हैं और जाकर के उसे पढ़ सकते हैं। आखिर सजा का आधार क्या रखा था माननीय न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने किस आधार पे सजा दिया और 10 साल की सजा को बरकरार रखा। आगे इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में। आज हमारे पास यह 5 तरह के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो सबसे मुख्य प्रश्न आता है कि कोई सबूत नहीं फिर भी 10 साल की सजा हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा, कोई सबूत नहीं, 10 साल की सजा भी हो गई, ला बदलने की आवश्यकता है या नहीं? आखिर सजा का आधार क्या था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह एक नजीर पेश हुआ जिसे हर एक लॉ के स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, हर एक एक्सपर्ट को जानना चाहिए, हर एक प्रोफेशनल को जानना चाहिए। आखिर वजह क्या था? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। लीगल लॉ ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। लीगल लॉ ऑफ इंडिया आपको कानूनी सलाह प्रोवाइड करता है। यह एसएसटी इंस्टीट्यूट के सौजन्य से यह प्रोग्राम चलता है, चलाया जा रहा है। घर बैठे आप कानूनी सलाह पा सकते हैं, आपको भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लीगल सलाह है वो आपको मिल जाएगा और वो भी कुछ चंद मिनटों में। आप व्हाट्सएप के थ्रू सलाह ले सकते हैं, आप कॉल के थ्रू सलाह ले सकते हैं, या अपनी किसी तरह की केस से संबंधित ड्राफ्टिंग वगैरह आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अपने इस सफर को शुरू करते हैं और इस केस को समझते हैं वास्तव में इस केस में क्या हुआ था। केस की अगर हम बात करें तो केस पार्वती देवी बनाम बिहार राज्य, अपील संख्या 574 575 वर्ष 2012। यानी 574 एक जो पार्वती देवी बनाम बिहार राज्य है, इसी के साथ 575 भी एक केस आया जिसमें आपका है राम सहाय महतो बनाम बिहार राज्य, जो अब इस समय छत्तीसगढ़ में है। 2012 में ये केस आया। केस में जो धारा लगाई गई थी वह क्या थी, इसे भी आप जान ले। धारा इसमें जो लगी थी 304 बी, 201 और 34, ये धाराएं थी। भारतीय दंड संहिता के अनुसार ये धाराएं निरुद्ध थी। 1997 में, अब केस को समझते हैं कि पूरा कहानी क्या था और क्या क्या हुआ था, क्या वाकया था, क्या घटना था, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो केस कुछ इस तरह से था। 1997 में एक लड़की का विवाह हुआ, वह ससुराल में, ठीक है, ससुराल जाती है, ससुराल में वो उसने अपना जीवन शुरू किया। विवाह के कुछ माह बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। जो लालची ससुराल वाले थे उन्होंने दहेज की मांग शुरू कर दी, उस बिटिया को परेशान करना शुरू कर दिया, उस लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आए दिन उस लड़की को मारा पीटा जाने लगा। एक दिन लड़की ससुराल से गायब हो जाती है और जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती।
अपने आप में ये थोड़े समझने वाली बात है। अब जब लड़की गायब हो गई ससुराल से, तो ससुराल वालों ने न तो लड़की की तलाश किया और न ही पुलिस को खबर किया, न ही लड़की के घर वालों को खबर दिया। भाई अगर लड़की गायब हो गई, अगर आपकी पत्नी हो, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी है, यहां लड़की शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां लड़की का मतलब है विवाहित लड़की। वह विवाहित लड़की जिसका जीवन शुरू हुआ था कब, 1997 में, और किस तरह से देखते ही देखते उसके जीवन का अंत होता है, इस यह केस आपको बताएगा और जानकारी देगा, जिसे आप जान सकेंगे और समझ सकेंगे। ससुराल वालों ने तो लड़की की तलाश करना भी जरूरी नहीं समझा, नहीं पुलिस को खबर करना जरूरी समझा, और तो और घर वालों को भी खबर नहीं किया। अब देखो 10 दिन बाद लड़की का शव एक नदी से बरामद हुआ। 10 दिन तक बड़े आराम से ससुराल वाले रहे, उन्हें भी लगता होगा कि चलो भला टली, लेकिन अचानक एक दस्तक देता है और उस लड़की का लाश, यानी उस विवाहित लड़की का लाश एक नदी से बरामद हुआ। लड़की के मायके वालों को जब पता चला तो लड़की का भाई जानकारी लेने के लिए लड़की के ससुराल पहुंचा। तो लड़की के भाई ने क्या देखा कि वहां दरवाजे पे ताला लटक रहा है। इधर उधर उसने पूछताछ भी किया, अगल बगल लोगों से पूछताछ किया, तो लोगों ने बताया कि 10 दिन पहले से ही यह ताला लगा हुआ है, 10 दिन पहले ही ये लोग गायब हो चुके हैं। यानी जिस दिन लड़की गायब हुई थी, घर से गायब हुई थी, उसी दिन ससुराल वाले भी गायब हो गए, ताला लगा करके इधर उधर चले गए। तो प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है, आप भी यही सोच रहे होंगे कि हाँ अब उन्होंने मारा होगा, उन्होंने हत्या की होगी, इसी वजह से ये गायब हो गए। लेकिन इसके कई तथ्य भी हो सकते हैं जो हम इसी केस में समझेंगे और जानेंगे। दूसरे दिन लड़की के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, क्योंकि लाश बरामद हो चुकी थी, 34 और 201 34, पहले जो मुकदमा था उसे अब परिवर्तित कर दिया गया, 304 बी 34 हो गया था और 201 34 में मुकदमा चला। अब देखिए थोड़ा सा ये सफर और आगे बढ़ता है। कोर्ट ने जो सजा सुनाया, उसने क्या सुनाया, माननीय कोर्ट ने 10 वर्ष की कठोर सजा का फैसला दिया और लड़के पक्ष के सभी लोगों को जेल भेज दिया। सभी लोग का संबंध यहाँ है, जो भी उसके नातेदार हैं, जैसे लड़के का यानी ससुराल में पति हुआ, सास हुए, ससुर हुए, जेठ हुआ, जेठानी हुई, ननद हुई, जितने लोग थे, जितने लोगों को निरुद्ध किया गया था इस मामले में, सबको माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष की कठोर सजा का फैसला दिया और जेल भेज दिया। आगे चलते हैं सफर को लेकर के। अब यह मामला, जब यह घटना हो गई, जब निचली अदालत से यह फैसला आ गया, तब ये लोग क्या करते हैं कि हाई कोर्ट में अपील करते हैं। यानी निचली कोर्ट का जो फैसला था 10 वर्ष की सजा का, उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, माननीय उच्च न्यायालय में इसे अपील किया गया, जहां पर माननीय न्यायालय ने निचली अदालत का जो भी फैसला था, जो भी सजा थी, उसे बरकरार रखते हुए इस अपील को निरस्त कर दिया। अब अपीलकर्ताओं ने क्या किया कि वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में उनका एक्सेप्ट होता है, सुनवाई होती है और एक फैसला, क्या फैसला आता है उसको भी समझ लीजिए। माननीय न्यायालय ने एक आधार बनाया और उस आधार में यह कहा, पहला क्या कहा, लड़की की मौत 7 वर्ष के अंदर हुई है। लड़की की मौत 7 वर्ष के अंदर हुई है। ये पॉइंट याद रखने वाली है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट, लड़की का शव नदी से बरामद हुआ। अगला पॉइंट, न्यायालय ने क्या कहा, मृतका अपनी मृत्यु से पहले अपने ससुराल में थी। मृतका की मौत सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है, यानी मृतका की मृत्यु सामान्य स्थितियों में नहीं हुई है, यह कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट किया गया है, सृजित किया गया है, या ऐसा माहौल बनाया गया जिससे मृतका की मौत हुई है। माननीय न्यायालय ने कहा मृतका गायब थी, लेकिन अपीलार्थी गण ने न तो घर वालों को सूचना दिया, न तो पुलिस वालों को सूचना दिया, न तो एफआईआर दर्ज कराया। माननीय न्यायालय ने कहा कि लड़की का भाई जब ससुराल पहुंचता है तो वहां ताला लगा था, जो ये सिद्ध करता है कि यह इस मामले में निरुद्ध है और ये कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि यदि आपने किया तो फिर फरार क्यों थे, और अगर कहीं चले गए थे, खुदा ना खास्ता अगर किसी कारणवश आप चले गए थे, तो फिर आपने आकर दोबारा क्यों नहीं पुलिस से संपर्क किया, आपने क्यों नहीं बताया। अगर आप सही थे तो आपको कहना चाहिए था कि साहब नहीं, हमें
परेशान किया जा रहा है ये झूठा है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मृतका को पति समेत नातेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया और मजबूर किया, माननीय न्यायालय ने यह भी कहा। अब देखो आगे क्या कहते हैं, मृतका की हत्या के दोषी पति समेत नातेदार ही हैं। माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि मृतका की जो हत्या हुई है, वो चाहे उसने जिस वजह से उसकी हत्या हुई, उसके दोषी मुख्य रूप से पति और समेत उसके नातेदार हैं, सास ससुर जेठ ननद भौजाई जितने भी लोग हैं वो सब लोग हैं। अब देखो एक बात और उसमें ध्यान रखा गया, माननीय न्यायालय ने जब इस मामले को गंभीरता से देखा तो उसमें एक व्यक्ति का उम्र जो था वो काफी अधिक भी था, बीमारियां भी थी, उसको देखते हुए, उम्र व बीमारी को देखते हुए माननीय न्यायालय ने मृतका की सास को मुक्त करने का आदेश दिया, सास को मुक्त करने का आदेश दिया। इसमें यही एक बदलाव हुआ, बाकी लोगों को जैसे कोर्ट ने, निचली अदालत ने जो फैसला दिया था उसी फैसले को बरकरार रखा। मृतका के पति व अन्य नातेदारों की सजा को माननीय न्यायालय ने वैसे ही बरकरार रखा जिस तरह से निचली अदालत ने दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे केस को किस तरीके से माननीय न्यायालय ने के समक्ष प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अब जरा खुद आप सोचिए कि कोई सबूत नहीं, आपने कहा कोई सबूत नहीं, फिर भी 10 साल की सजा हुई, बिल्कुल सही सजा हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह बिल्कुल सही दिया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार बताया वो सारा आधार यह सिद्ध करता है कि आप दोषी हैं, आप हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और आपने ही हत्या किया है। क्या बगैर साक्ष्य के सजा हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो साक्ष्य, वे सभी घटनाएं, वो सभी परिस्थितियां एक तरह से साक्ष्य होती हैं, एविडेंस होती हैं, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाते हैं और फिर ये सजा होती है। 10 साल की सजा हुई, माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा किया। 10 साल का जो प्रावधान है, 10 साल की सजा हुई, कठोर सजा हुई, होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे निर्दयी, हमारे समाज में ऐसे क्रूर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये सभी लोग जानवर से भी बदतर हैं। अब एक सवाल और उठा, बहुत से लोगों ने कहा ऐसे लॉ को बदल देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यह लॉ हमारी जो राइट्स हैं, ये हमारी जो लड़कियां हैं उन्हें सुरक्षित करने का कार्य करता है। यह लॉ निश्चित रूप से ये काफी फायदेमंद साबित होता है। अगला पॉइंट आया, आखिर सजा किस आधार पर हुआ? तो सजा का आधार आपने देख लिया कि सजा का आधार किस आधार पर हुआ था। आपने हर एक पॉइंट को देखा और जाना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा यह भी आपने देखा कि जो मृत्यु हुआ, जो मृतका की मृत्यु हुआ, वह सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ, वह किसी न किसी विशेष परिस्थितियों में ही हुआ है और उस तरह का माहौल तैयार किया गया और यह माहौल ससुराल पक्ष के द्वारा तैयार किया गया। इस लिहाज से वे दोषी हैं, दोषी सिद्ध करार दिए जाते हैं और इसी वजह से उन्हें 10 साल की सजा दी गई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना अपने आप में एक बड़ा अपराध है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आपको यह केस समझ में आया होगा और यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आपकी सोचने की शक्ति, आपको समझने की शक्ति आप में काफी बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।